जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं गाइडेड पिनाका को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। पिनाका के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां पर आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप ARDE के नाम से जानते हैं, इसके डायरेक्टर ए राजू सर ने ये कंफर्म कर दिया है कि गाइडेड पिनाका सिस्टम ने अपने टेस्ट के दौरान जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल है, जिसको CEP कहते हैं, वो सिर्फ 2 से 3 मीटर का ही दिखाया है। और ये परफॉर्मेंस इस चीज़ की गवाह है कि गाइडेड पिनाका की लिथैलिटी और एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा भयानक है। दरअसल उन्होंने कहा कि भारतीय थल सेना की तो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी कि जो CEP है, ये बेसिकली 40 मीटर्स के आसपास होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, बल्कि गाइडेड पिनाका ने तो टेस्ट के दौरान जो CEP दिखाई है वो सिर्फ 2 से 3 मीटर्स की ही दिखाई है। और ये डिस्क्लोजर इस चीज़ का प्रमाण है कि इंडिजिनस प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत की किस हिसाब से पड़ रही है और गाइडेड पिनाका इस क्षेत्र में कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है। और ये इंडियन आर्मी की जो आर्टिलरी पावर है उसका एक प्रमाण भी है, और DRDO की जो लेबोरेटरी है, इसकी जो टेक्निकल एक्सेलेंस है, इसका भी एक प्रमाण हमें यहाँ पर मिल चुका है। बेसिकली अगर हम CEP की बात करें तो ये एक की मेट्रिक है जो कि यूज़ किया जाता है म्यूनिशन की एक्यूरेसी को असेस करने के लिए। जितना कम इस CEP का नंबर होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रिसाइज वेपन माना जाता है। मान लीजिए कि एक वेपन की जो CEP है वो 40 मीटर्स की है और एक वेपन की जो CEP है 2 मीटर्स की है, तो जिसकी CEP 2 मीटर्स की है वो ज़्यादा लीथल और ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। और यही CEP पिनाका गाइडेड ने दिखाई है, जिसकी CEP 2 से 3 मीटर्स की है। यानी कि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एनिमी टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है, और ये इसको एक आइडियल वेपन बना देते हैं हाई टाइम में यूज़ करने के लिए। आपको पता ही है कि जितना कम CEP होगा उतना कम जो है, जो कह सकते हैं, म्यूनिशन के इधर उधर गिरने की संभावना होगी और कोलेटरल डैमेज के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि इंडियन आर्मी की जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट थी उसमें मैंने अभी बताया आपको 40 मीटर की CEP दी गई थी। यानी कि एक स्टैंडर्ड जो यहाँ पर देखा गया था वो एक टिपिकल रॉकेट आर्टिलरी का रखा गया था, जो कि GPS और इनिशियल गाइडेंस से गाइड की जाती है। लेकिन ARDE की तरफ से डेवलप किया गया जो सिस्टम है, इस बेंच मार्क को 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ पार कर चुका है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत ने अपने जो कटिंग एज इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS गाइडेंस की और जो ऑनबोर्ड फ्लाइट कंट्रोल इन्हेंसमेंट है उसका प्रमाण दे दिया है। गाइडेड पिनाका की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 75 किलोमीटर के आसपास होगी, और ये अलग अलग प्रकार के जो वॉरहेड्स हैं इनको कैरी करने में सक्षम होगा। इसमें बेसिकली हमें हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड और एंटी टैंक सब म्यूनिशंस देखने को मिलेंगे, और ये सिस्टम ऑलरेडी इस समय प्रोडक्शन में है, और जो सेवरल रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, इनमें डिप्लॉयमेंट भी इनको किया जाना है। सबसे खास बात तो ये है कि पिनाका के को लेकर जितना इंटरेस्ट भारतीय थल सेना की तरफ से आया है, उतना ही ज़्यादा पिनाका को लेकर इंटरेस्ट अब एक्सपोर्ट मार्केट में देखने को मिला है, और कई देश ऐसे हैं आर्मेनिया के बाद जो पिनाका को लेकर भारत से बात कर रहे हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के हमें लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी देखने को मिलेंगे, जहां पर 200 किलोमीटर से ज़्यादा तक की स्ट्राइक रेंज हमें देखने को मिलने वाली है। और कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि पिनाका रॉकेट का एक एयर लॉन्च वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि सुखोई 30 MKI, MiG-29 और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकेगा। जिसका सीधा मतलब ये है कि अब पिनाका सिर्फ यहाँ पर ज़मीन से लॉन्च नहीं किया जा सकता, बल्कि एयर लॉन्च पिनाका भी हमें देखने को मिलने वाला है। दरअसल पिनाका को इसका नाम भगवान शिव के धनुष से मिला है, जिसका नाम पिनाक है, और ये काम भी उसी प्रकार से करता है। ये भी दुश्मन को कहीं का नहीं छोड़ता। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर अब जो युद्ध है वो पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, और इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी पूरे किए जाने का जो प्रयास है वो इस समय किया जा रहा है। और आपको बताया था हमने डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में कि इसको लेकर जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अंतर्गत जो बिड सबमिट की जानी थी फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए, उनकी जो डेडलाइन रखी गई थी वो अगस्त 16, 2025 की रखी गई थी। लेकिन अब इसमें एक एक्सटेंशन हमें देखने को मिला है। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कंफर्म कर दिया है कि फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए जो बिड सबमिट करने की अंतिम डेट थी, इसको 16 अगस्त 2025 से बढ़ा करके 31 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। और बाकायदा इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो भी पब्लिश किए गए हैं, जहां पर बताया गया है
कि ये बेसिकली जो अमेंडमेंट हुए हैं सेक्शन 2.1, 2.2 और 6 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो अभी यहाँ पर ये बिड है इसको एक्सटेंड किया गया है। और अब यहाँ पर रिपोर्ट्स बता रही हैं कि प्रोजेक्ट में कुछ टेक्निकल और कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क में रिफाइनमेंट हुई है, जिसके चलते ये एक्सटेंशन देखने को मिला है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहां पर 25 टन वजनी ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में एक 5th जन फाइटर हमें देखने को मिलेगा भारतीय वायुसेना के लिए, जिसे 2030 के दशक में हम भारतीय वायुसेना में इंटर करता देखेंगे। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये एडवांस थ्रेट, जिसमें चाइना का J-20, J-31 है, इसको काउंटर कर सकता है। इसके अलावा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में एक लो रेडार क्रॉस सेक्शन हमें देखने को मिलेगा, सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरर रेडार देखने को मिलेगा जो कि गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सेंसर फ्यूज़न हमें देखने को मिलने वाला है। और एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी वो ये है कि बेसिकली ये जो एयरक्राफ्ट होने वाला है ये अनमैन्ड सिस्टम के साथ भी कंपैटिबिलिटी को शो करेगा, यानी कि ये अपने साथ जो कैट्स वॉरियर और दूसरे लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं वो कैरी करने में सक्षम होगा। ये एयरक्राफ्ट 2 फेजेस में देखने को मिलेगा। फेज़ 1 में हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 देखने को मिलेगा, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड होगा, जो कि 98 किलोमीटर का सेल्स जनरेट करते हैं। तो फेज़ 2 में हमें एमका मार्क 2 देखने को मिलेगा, जो कि स्वदेश निर्मित 120 किलोटन के इंजन से पावर्ड होगा, जो कि हम संभावित है कि सैफरान के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। और एमका के लिए जो फंड्स हैं ये ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए गए हैं, जहां पर फेज़ 1 में मार्च 2024 में 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे एमका प्रोग्राम के लिए, जिसके अंतर्गत वर्ष 2029 तक 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण पूरा किया जाना है और ये टेस्टिंग फेज से गुजरेंगे और जो फुल स्केल प्रोडक्शन है ये 2032 तक शुरू कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये है कि तकरीबन अपने 7 स्क्वाड्रन में जो भारतीय वायुसेना है एमका फाइटर्स को इंडक्ट करने वाली है और ये पुराने मिराज 2000 और जैगवार की फ्लीट को रिप्लेस करेंगे। इस प्रोग्राम की जो टोटल कॉस्ट हमें देखने को मिलेगी वो अराउंड 1.2 लाख करोड़ रुपए देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर भारत का पूरा प्रयास रहेगा कि भारत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करे। तो इस क्रम में ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया गया है इसमें अगर हम प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो इसमें भारत के की इंडस्ट्री प्लेयर्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज, लार्सन एंड टुब्रो और दूसरी कंपनियां शामिल हैं। अगर हम सोर्सेस की बात माने तो यहाँ पर जो बिडर की तरफ से रिक्वेस्ट करी गई थी उसके आधार पे ही ये जो एक्सटेंशन हमें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर माना जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। उनका ये मानना है कि उनके पास अब पर्याप्त एक्सपर्टीज़, पर्याप्त जो नॉलेज है वो हो चुकी है इस प्रकार के प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए और ये भारतीय वायुसेना की मदद करने के लिए तैयार भी हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।